अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद जुनैद नवाज़ हूँ और ये वीडियो लेक्चर फाइनाइट स्टेट मशीन्स की स्टेट रिडक्शन और स्टेट असाइनमेंट के एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेगा। हमें डिज़ायरेबल है कि फाइनाइट स्टेट मशीन्स की स्टेट्स कम से कम हो ताकि सर्किट सुपीरियर डिज़ाइन किया जा सके। स्टेट रिडक्शन और स्टेट असाइनमेंट को हम किसी एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन्स हम प्रीवियस 2 लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फाइनाइट स्टेट मशीन्स की ऑप्टिमाइजेशन, स्टेट्स की मिनिमाइजेशन या रिडक्शन एक प्राइमरी स्टेप है सुपीरियर सर्किट डिज़ाइन करने के लिए या मिनिमाइज्ड फॉर्म में सर्किट डिज़ाइन करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम स्टेट रिडक्शन और स्टेट असाइनमेंट के दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स देख रहे हैं। स्टेट रिडक्शन जो है वो नंबर ऑफ़ स्टेट्स को रिड्यूस करने के प्रोसेस को कहते हैं कि हमारे पास कोई स्टेट मशीन है और हम उसमें नंबर ऑफ़ स्टेट्स को अगर रिड्यूस कर पाएँ, कोई रिडंडेंट स्टेट्स जो कि सेम सेट ऑफ़ इनपुट्स के लिए सेम नेक्स्ट स्टेट और सेम आउटपुट अगर डिटरमाइन कर रही हों, तो उनको हम रिडंडेंट स्टेट कह करके उनको रिड्यूस अगर कर पाएँ तो आ, हम ओवरऑल स्टेट मशीन की कम स्टेट्स होने की सूरत में एक बेहतर सर्किट या कम फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करके उसी सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टेट रिडक्शन को डिस्कस करने से पहले हम कोई एग्जांपल स्टेट मशीन देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फाइनाइट स्टेट मशीन है जिसकी स्टेट फ्लो डायग्राम जो है उसमें किसी स्टेट ए से हम स्टेट ए पर ही रहते हैं ज़ीरो इनपुट की सूरत में और इस ट्रांजिशन के अलॉन्ग ज़ीरो आउटपुट ही आ रही है और हम स्टेट ए से स्टेट बी पर ट्रांजिशन करते हैं। अगर इनपुट 1 आती है प्रेजेंट स्टेट ए होने की सूरत में, स्टेट बी से स्टेट सी पर ट्रांजिशन हो रही है इनपुट 0 आने की सूरत में फॉर प्रेजेंट स्टेट बी और सी से हम इनपुट 0 आने की सूरत में वापस ए पर ट्रांजिशन कर रहे हैं और इस तरह से स्टेट डायग्राम रिप्रेजेंट होती है। हर स्टेट पर हमने चूँकि एक इनपुट कंसिडर की है तो उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 0 या 1, तो हर स्टेट से दूसरी स्टेट पर दो मुमकिन ट्रांजिशंस हैं करंट और नेक्स्ट स्टेट के दरमियान। तो ये सिंपली एक स्टेट फ्लो डायग्राम है, किसी ख़ास चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है और हमारे पास एक ख़ास सिनेरियो में ख़ास सीक्वेंस ऑफ इनपुट आएगा और उसके अकॉर्डिंगली ख़ास सीक्वेंस ऑफ आउटपुट जनरेट होगा और हम एक ख़ास सीक्वेंस के अलॉन्ग ट्रांजिशंस करेंगे स्टेट्स के अंदर, मेमोरी की स्टेट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल हम करेंटली स्टेट ए पर हैं और इनपुट के ऊपर 0 आता है तो नेक्स्ट स्टेट ए ही रहेगी। ए करंट स्टेट होने की सूरत में इनपुट पर 1 आता है तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो हम ट्रांजिशन करके बी पर आ जाएंगे। करेंटली हम अगर स्टेट बी पर थे और इनपुट 0 आई तो हम ट्रांजिशन करके स्टेट सी पर आ गए। करेंटली अगर हम स्टेट सी पर हैं और इनपुट पर 0 आता है तो इनपुट पर 1 आता है तो हम ट्रांजिशन करके स्टेट डी पर आ जाएंगे और इस तरह डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स के लिए डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स होंगी या स्टेट्स के लॉन्ग ट्रांजिशंस होंगी। अगर हम इस स्टेट फ्लो डायग्राम को देख करके स्टेट ट्रांजिशन टेबल यहाँ लिखें तो स्टेट ए से इनपुट 0 आने की सूरत में हमारे पास इनपुट 0 आने की सूरत में नेक्स्ट स्टेट 0 ही आ रही है तो हम उसी स्टेट में ट्रांजिशन कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर करंट स्टेट ए है और इनपुट पर 1 आता है तो हम ट्रांजिशन करके स्टेट बी पर जा रहे हैं। प्रेजेंट स्टेट ए है, इनपुट पर 1 आता है तो नेक्स्ट स्टेट बी डिटरमिन होगी। इस ट्रांजिशन के अलॉन्ग आउटपुट 0 है। फॉर द केस इनपुट 1 आती है तो ट्रांजिशन जो हो रही है इसके अलॉन्ग आउटपुट 0 है। तो इस स्टेट फ्लो डायग्राम को देख करके हम इस स्टेट मशीन की इस फाइनाइट स्टेट मशीन की स्टेट ट्रांजिशन टेबल डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हो सकता है कि स्टेट मशीन के अंदर रिडंडेंट स्टेट्स हों और अगर हम इस 7 स्टेट्स वाली मशीन को रिड्यूस करके कम स्टेट्स पर रिप्रेजेंट अगर कर पाएँ तो हम एक लो कॉस्ट हार्डवेयर जिसमें थोड़े फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होंगे वो हम उस पर कन्वर्ज कर सकेंगे।
तो डिज़ाइन इम्प्रूव करने के लिए हम स्टेट रिडक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेट रिडक्शन के लिए हम किन स्टेट्स को रिडंडेंट स्टेट कहेंगे वो समझना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास वो स्टेट्स इक्वलेंट कंसिडर होंगी जो कि तमाम पॉसिबल इनपुट्स के लिए एग्जैक्टली सेम आउटपुट और एग्जैक्टली सेम नेक्स्ट स्टेट बता रही हों। तो इस टेबल में अगर हम एनालाइज करें तो हमारे पास स्टेट अगर प्रेजेंट ई हो और प्रेजेंट स्टेट अगर जी हो तो फॉर द केस ऑफ प्रेजेंट स्टेट ई, फॉर द केस ऑफ प्रेजेंट स्टेट जी, नेक्स्ट स्टेट फॉर द इनपुट 0 एंड फॉर द इनपुट 1 दोनों सूरतों में एग्जैक्टली सेम है और इन ट्रांजिशंस के लॉन्ग आउटपुट्स भी एग्जैक्टली सेम है। तो फिर हम इन दोनों को रिडंडेंट स्टेट्स कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें इन्हें रिड्यूस करना चाहिए। तो रिडक्शन के लिए हमें फर्स्ट स्टेप तो यही है कि हम रिडंडेंट स्टेट्स को डिटरमाइन करेंगे, उनको इंडिकेट करेंगे। वंस हम इंडिकेट कर लेते हैं तो यहाँ पर स्टेट ए और स्टेट जी आपस में रिडंडेंट हैं, तो इक्वलेंट हैं, सेम स्टेट्स हैं। तो उनको रिड्यूस करने का पहला स्टेप तो यही था कि आप इंडिकेट कीजिए रिडंडेंट स्टेट्स को। वंस इंडिकेट कर लिया तो हम जो ऑर्डर के अलॉन्ग प्रेजेंट स्टेट से लेकर के जो लोएस्ट स्टेट से हाईएस्ट ऑर्डर के अलॉन्ग हाईएस्ट स्टेट है, तो उनमें से जो हायर सिग्निफिकेंस की जो स्टेट है या जिसका बाइनरी कोड हायर सिग्निफिकेंस का बनता है या जो ऑर्डर में हायर है, हम उसको रिमूव कर लेते हैं। वो कन्वीनियंट होगा। बहरहाल दोनों इक्वलेंट स्टेट्स हैं, हम किसी को भी यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम स्टेट जी को अगर रिमूव कर लें तो इसका मतलब है कि हम कॉलम जी को रिमूव कर लेंगे। और चूँकि हमने जी और ई को आपस में स्वैप किया है या जी और ई को इक्वलेंट या रिडंडेंट स्टेट्स कहा था, तो वंस आप जी की रो को रिमूव कर लें तो आपको रिमेनिंग टेबल में से तमाम वो सेल्स जहाँ पर जी इंडिकेटेड है वहाँ पर जी को रिप्लेस करके ई करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस टेबल के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा सेल है जहाँ पर जी स्टेट रिप्रेजेंट हो रही है, क्योंकि हम जी स्टेट को एलिमिनेट कर चुके हैं उसके रिडंडेंट होने की वजह से। तो अब हम जी को रिप्लेस करके यहाँ पर अगर ई का सेल ले आए तो ऐसा ये फर्स्ट स्टेप था। हमने इस स्टेप के अंदर एक रिडंडेंट स्टेट को रिमूव किया है और इसी प्रोसेस को हम आइटरेटिवली चलाते रहेंगे जब तक हमें रिडंडेंट स्टेट्स मिलती रहती हैं। तो दोबारा से अगर इसी प्रोसेस को इस नए रिड्यूस्ड स्टेट टेबल के ऊपर देखा जाए, यहाँ पर 7 से रिड्यूस होकर के 6 स्टेट्स रह चुकी हैं जो कि ए से एफ तक हैं। तो दोबारा हम इंडिकेट करते हैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए कि कोई रिडंडेंट स्टेट इस टेबल में अगर है तो इसको इंडिकेट किया जाए। तो यहाँ पर स्टेट डी एंड स्टेट एफ की सूरत में फॉर द सेम सेट ऑफ इनपुट्स सेम नेक्स्ट स्टेट्स डिटरमाइन की जा रही हैं। फॉर द सेम सेट ऑफ इनपुट्स सेम आउटपुट्स आ रही हैं इन दोनों स्टेट्स के दरमियान। तो बेसिकली फर्स्ट कॉलम के अलावा बाकी तमाम कॉलम इन डी और एफ स्टेट्स के सेम हैं, तो लिहाजा हम इंडिकेट कर सकते हैं कि डी और एफ जो हैं वो इक्वल स्टेट्स हैं, इक्वलेंट स्टेट्स हैं। अब हमें इनमें से किसी एक स्टेट को रिमूव करना चाहिए। ऑर्डर के अलॉन्ग देखा जाए तो हायर ऑर्डर एफ स्टेट का है, तो हमें एफ स्टेट रिमूव करनी चाहिए। स्टेट एफ की रो को इस टेबल से एलिमिनेट किया जा सकता है। वंस आप इसको एलिमिनेट कर लें तो जो बाकी टेबल रहता है, क्योंकि हमने एफ़ को डी से रिप्लेस करना है, हमने एफ़ स्टेट को रिमूव किया और वो डी के इक्वलेंट है, तो इस टेबल के अंदर इंडिकेट करना होगा एज थर्ड स्टेप के कौन कौन सी सेल्स हैं जहाँ पर एफ़ स्टेट्स थी या एफ़ स्टेट्स इंडिकेटेड थी। एफ़ बीइंग इक्वलेंट स्टेट ऑफ डी, हम एफ़ वाले सेल्स को रिप्लेस करके डी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और अब हम इसको एक फर्दर एक स्टेट हमने रिड्यूस कर ली और इस टेबल के अंदर हमारे पास 5 स्टेट्स रह गई हैं।
और फिर आइटरेटिवली हम इसमें फिर हमें सर्च करना चाहिए कि क्या कोई और रिडंडेंट स्टेट है, क्या कोई ऐसी रो है जिसमें फ़र्स्ट कॉलम के अलावा बाकी तमाम कॉलम सेम हों किसी और रो के साथ। कोई ऐसी दो रोज़ जिसमें फ़र्स्ट कॉलम के अलावा बाकी तमाम कॉलम सेम हों तो हम उन्हें इक्विवेलेंट स्टेट्स कहेंगे। और इस प्रोसेस को आइटरेटिव फैशन के साथ हम चलाते रहेंगे जब तक हमारे पास रिडंडेंट स्टेट्स मिलती रहती हैं। वंस कोई मज़ीद रिडंडेंट स्टेट्स नहीं रही तो हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर लेंगे। तो इस गिवन एग्जांपल के अंदर हमारे पास 7 स्टेट्स थी। हमने दो आइट्रेशंस के साथ एक एक स्टेट को एलिमिनेट किया, उनको रिड्यूस किया और फाइनली हमारे पास 5 स्टेट्स आई हैं। यहाँ पर मज़ीद कोई इक्विवेलेंट स्टेट्स नहीं हैं, लिहाजा हम अपना प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो डेटा फ्लो डायग्राम ड्रॉ करना है, स्टेट फ्लो डायग्राम ड्रॉ करना है। तो स्टेट टेबल को देख करके हमने कई एग्जांपल्स प्रीवियस कपल ऑफ लेक्चर्स में देखी हैं कि आप स्टेट फ्लो टेबल को देख करके स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर इस केस में अगर प्रेजेंट स्टेट ए हो, इनपुट ज़ीरो आने की सूरत में नेक्स्ट स्टेट ए ही रहती है। करंट स्टेट अगर ए है और इनपुट पर ज़ीरो आता है तो नेक्स्ट स्टेट भी ए ही होगी। इस ट्रांजिशन के लॉन्ग आउटपुट जो है वो ज़ीरो है। और अगर हम करंटली स्टेट ए पर हैं और इनपुट लाइन एक्स पर बाइनरी लॉजिक हाई आती है तो हम ट्रांजिशन करके स्टेट बी पर जाएंगे और इस ट्रांजिशन के लॉन्ग जो आउटपुट है उसको हम फॉल्स रखेंगे। तो हम ट्रांजिशन करके स्टेट बी पर आ सकते हैं। स्टेट बी से ज़ीरो की सूरत में ट्रांजिशन सी पर होगी और x इज़ इक्वल टू 1 की सूरत में ट्रांजिशन डी पर होगी और इन दोनों ट्रांजिशंस के अलॉन्ग आउटपुट ज़ीरो ही रहेगी। तो हम बी से ट्रांजिशन करके सी पर और सी से ट्रांजिशन करके या बी से ट्रांजिशन करके हम डी पर भी जाएंगे। और इस टेबल को देख करके हम स्टेप बाय स्टेप स्टेट फ्लो डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसको क्विकली बाकी स्टेप्स दिखा रहा हूँ क्योंकि हम इस प्रोसेस से अच्छी तरह से अवेयर हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसको देख चुके हैं। तो अगर कंपैरिजन किया जाए कि हमने इन स्टेप्स की वजह से जो रिडक्शन की है तो उससे हमें स्टेट ट्रांजिशन टेबल और स्टेट फ्लो डायग्राम में क्या फ़र्क पड़ा है। तो इनिशियली हमारे पास 7 स्टेट्स की का मशीन थी, 7 स्टेट्स की फाइनाइट स्टेट मशीन थी जिसकी स्टेट फ्लो डायग्राम और स्टेट ट्रांजिशन टेबल ऐसा था। और हमने स्टेट रिडक्शन का प्रोसेस इस पर परफॉर्म करने के बाद इसी की इक्विवेलेंट जो फाइनाइट स्टेट मशीन रिप्रेजेंट की है उसकी डायग्राम स्टेट फ्लो इस तरह की बनती है और उसका स्टेट ट्रांजिशन टेबल ऐसा बनता है जो कि जिसमें दो स्टेट्स रिड्यूस्ड हैं इनिशियल रिप्रेजेंटेशन से और इनकी फंक्शनैलिटी एग्जैक्टली एक जैसी होगी। चूँकि एक जैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें नुकसान नहीं हुआ, हमें फ़ायदा हुआ है। कम स्टेट्स होंगी तो हमें कम बिट्स रिक्वायर्ड होंगे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर इन स्टेट्स को बाइनरी कोड्स असाइन किए जाएं। और अगर कम बिट्स रिक्वायर्ड होंगे तो हम कम फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करके अपना सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं और काफ़ी सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड का फ़ायदा हो सकता है बड़ी फाइनाइट स्टेट मशीन्स की सूरत में। स्टेट रिडक्शन का ये जो हमने प्रोसीजर स्टडी किया है ये काफ़ी सिंपल है जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन है। इसके अलावा भी एक पॉपुलर मेथड है जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन, बहरहाल वो काफ़ी पॉपुलर मेथड है। हम उसको भी इसी एग्जाम्पल के ऊपर अगर क्विकली देख लें, इम्प्लीकेशन चार्ट मेथड। ये एक अच्छा ग्राफिकल मेथड है जिस पे हम स्टेट्स की इम्प्लीकेशंस को, स्टेट की इक्विवेलेंस को एक चार्ट की शक्ल में ऑब्ज़र्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और हम अल्टीमेटली स्टेट्स को रिड्यूस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम तमाम स्टेट्स को तमाम दूसरी स्टेट्स के साथ कंपेयर करके उनकी इक्विवेलेंस फाइंड करना चाहते हैं। मसलन स्टेट ए की इक्विवेलेंस विद स्टेट बी हम ऑब्ज़र्व करने में इंटरेस्टेड हैं। स्टेट ए की इक्विवेलेंस स्टेट सी के साथ ऑब्ज़र्व करने में इंटरेस्टेड हैं।
स्टेट ए की इक्विलेंस स्टेट डी के साथ, स्टेट ए की इक्विलेंस स्टेट ई के साथ, स्टेट ए की इक्विलेंस स्टेट एफ के साथ, स्टेट ए की इक्विलेंस स्टेट जी के साथ, और इसी तरीके से बी स्टेट की तमाम बाकी स्टेट्स के साथ इक्विलेंस, सी स्टेट की बाकी तमाम स्टेट्स के साथ इक्विलेंस, और तमाम स्टेट्स को आपस में कंपेयर करने में इंटरेस्टेड हैं ताकि हम उनकी इक्विलेंस या उनकी इम्प्लीकेशंस को ऑब्ज़र्व करके स्टडी कर सकें। ऐसा स्टडी करने के लिए हम उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चार्ट की शक्ल दे सकते हैं। मसलन हमारे पास स्टेट ए से एफ तक जो स्टेट्स हैं, जो भी हमारे पास स्टेट्स हैं उनको हॉरिजेंटल एक्सिस पर भी मैप किया जाए और उनको वर्टिकल एक्सिस पर भी मैप किया जाए। चूँकि हम किसी स्टेट की इक्विलेंस उसके अपने साथ ही ऑब्ज़र्व नहीं करना चाहते, मसलन स्टेट ए की इक्विलेंस स्टेट ए के साथ हमें पता है कि ऑलरेडी ये सेम स्टेट्स हैं, इसलिए हम स्टेट ए का कंपैरिजन स्टेट ए से नहीं करना चाहते, स्टेट बी का कंपैरिजन स्टेट बी से नहीं करना चाहते। इस वजह से हमने हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग मैप करते वक्त कोई एक स्टेट इग्नोर कर दी है और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग मैप करते वक्त कोई दूसरी स्टेट इग्नोर कर दी है। तो कन्वीनियंट ये है कि हम हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग सबसे आखिरी स्टेट को इग्नोर कर लें, ए से एफ तक रिप्रेजेंटेड हैं, जी इग्नोर कर दी गई है, और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग सबसे पहली स्टेट को इग्नोर कर दें। ए को हमने नहीं लिखा और बी से जी तक सारी स्टेट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब हम अगर यहाँ पर देखें, मसलन ये जो सेल है ये सेल डी और बी की कंपैरिजन को इंडिकेट कर रहा है। जो इंटरसेक्शन बनता है रो डी का और कॉलम बी का, ये सेल बी और डी स्टेट की कंपैरिजन कंडक्ट करता है, और यही कंपैरिजन एक से ज़्यादा सेल्स पर रिप्रेजेंट हो रहा है। मसलन बी और डी का कंपैरिजन अगेन इस सेल पर भी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम कोई भी दो स्टेट्स की इक्विलेंस जो उनकी इम्प्लीकेशंस दो मरतबा नहीं डिस्कस या एनालाइज करना चाहते, इसलिए हम अपर ट्रायंगुलर हाफ ऑफ द टेबल या चार्ट को इग्नोर कर सकते हैं और इस तरह का रिड्यूस टेबल फॉर्म कर सकते हैं। ये रिड्यूस टेबल हम यूज़ करके अब हर एक स्टेट को हर दूसरी स्टेट के साथ एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले स्टेट ए को स्टेट बी के साथ कंपेयर करते हैं, उनकी इम्प्लीकेशंस देखते हैं। स्टेट ए फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टेट बी फर्स्ट रो से रिप्रेजेंट हो रही है। तो इनकी जो इंटरसेक्शन सेल है, ये वाला सेल, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं स्टेट ए की और स्टेट बी की इक्विलेंस के पैरामीटर्स, या उसको यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है, जब दो स्टेट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आया उनकी आउटपुट सेम है। अगर आउटपुट सेम है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेट्स के एनालिसिस को परसू करेंगे। अगर आउटपुट्स ही डिफरेंट आ जाती हैं तो इनकी आपस में कोई इक्विलेंस होल्ड नहीं करती, हम इस कंपैरिजन को इग्नोर करके नेक्स्ट कंपैरिजन देखेंगे। तो अगर ए और बी को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर आउटपुट्स दोनों इन फर्स्ट एंड सेकंड रो की सेम आती हैं, इसलिए हम कंपैरिजन करना चाहिए। तो फिर हम देखेंगे फॉर द केस ऑफ इनपुट x इज इक्वल टू 0, ए और बी की नेक्स्ट स्टेट्स क्या बनती हैं। तो फर्स्ट पेयर जो हमारे पास बन रहा है नेक्स्ट स्टेट का वो ए डैश सी बनता है, और फॉर द केस हमारे पास जो नेक्स्ट इनपुट आती है, फॉर द केस ऑफ इनपुट x इज इक्वल टू 1, ए और बी का कंपैरिजन करते वक्त वो बी एंड डी बनता है। तो हम स्टेट ए जो फर्स्ट कॉलम है और स्टेट बी जो कि फर्स्ट रो है, उनके इंटरसेक्शन वाले सेल पर यहाँ पर स्टेट ई फर्स्ट रो से रिप्रेजेंटेड है और स्टेट बी जो है वो सेकंड रो से रिप्रेजेंटेड है। तो उनको इन फर्स्ट टू रोज़ को देख करके पहला पेयर हमने ए एंड ए डैश सी का बनाया है, जो कि नेक्स्ट स्टेट फ्रॉम ए बी टू ए सी बनती है फॉर द केस ऑफ इनपुट x इज इक्वल टू 0, और सेकंड पेयर हमने बी डैश डी इंडिकेट किया है। इसी तरीके से अब हम फर्स्ट रो जो स्टेट ए है इसको स्टेट सी जो कि थर्ड रो है उसके साथ अगर कंपेयर करें,
तो पहला स्टेप ये है, हमने डिस्कस किया है कि हम सबसे पहले आउटपुट देखनी चाहिए। तो फर्स्ट एंड थर्ड रो की आउटपुट यहाँ पर सेम आती हैं, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेट को ऑब्ज़र्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेट के अंदर जो x इज इक्वल टू 0 इनपुट का केस था, तो a से ट्रांजिशन होकर a पर ही हो रही है और c से ट्रांजिशन भी a पर हो रही है। तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेट दोनों केसेस में सेम आ रही है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 की सूरत में इक्वलेंस नज़र आ रही है, तो हम उसको इंडिकेट नहीं करते। फॉर द केस x इज इक्वल टू 1, b से ट्रांजिशन होकर के d पर जा रही है, तो हम यहाँ पर b और d जो हैं वो डिफरेंट इनपुट्स हैं, तो हम उनको इंडिकेट करते हैं। तो हमारे पास जब सेल A का जब स्टेट A का स्टेट C से कंपैरिजन किया, तो जो इंटरेस्टिंग कंडीशन ऑफ इम्प्लीकेशन है वो B और D का सेट है, तो B डैश D का सेट हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है। अब अगर हम फर्स्ट रो को ऑब्ज़र्व करें स्टेट ट्रांजिशन टेबल के अंदर, और इसको अगर स्टेट A को स्टेट D से कंपेयर करें, तो स्टेट A और स्टेट D का जो कंपैरिजन है वो यहाँ पर इस सेल से इंडिकेट किया जाए, या इस सेल से इंडिकेट किया जा सकता है, D एंड A के इंटरसेक्शन वाले सेल से। तो इनको कंपेयर करें तो इनकी आउटपुट जो है वो सबसे फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि क्या आउटपुट्स सेम आती हैं। आउटपुट्स जो हैं वो सेम नहीं हैं। फॉर द केस ऑफ प्रेजेंट स्टेट A, इनपुट 1 आने की सूरत में 0 पर ट्रांजिशन हो रही है, और प्रेजेंट स्टेट D होने की सूरत में ट्रांजिशन जो है वो इनपुट 1 होने की सूरत में 1 पर हो रही है। तो ये डिफरेंट आउटपुट्स हैं, तो फर्दर कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सेल्स जहाँ पर आउटपुट डिफरेंट आती है, हम उनको स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते हैं, वहाँ पर कोई इम्प्लीकेशन होल्ड नहीं करती। तो हम A और D का जब हमने कंपैरिजन किया तो आउटपुट्स डिफरेंट थी, इसलिए हमने इस सेल को इग्नोर कर लिया। इसी तरह इसी कंपैरिजन को कंटिन्यू करें। A का कंपैरिजन अगर स्टेट E के साथ किया जाए तो 0 डिफरेंट है फ्रॉम 1, तो हम अगेन यहाँ पर कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, हम इनको इग्नोर कर सकते हैं। इसी तरीके से A और F के इंटरसेक्शन वाले सेल पर स्टेट A अगर प्रेजेंट स्टेट है और F के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए, तो हमारे पास आउटपुट अगेन डिफरेंट है, तो हम इसको भी एक क्रॉस से इस सेल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से A को जब G से कंपैरिजन किया जाए तो भी आउटपुट डिफरेंट है, ये आउटपुट 1 से डिफरेंट है, तो हम अगेन इस सेल को क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर कोई स्टेट रिडक्शन का स्कोप नहीं है। चूँकि हमने स्टेट A को बाकी सारी स्टेट्स के साथ कंपेयर कर लिया है, तो अब हम स्टेट B को देखते हैं। स्टेट B को बाकी तमाम स्टेट्स के साथ 1 बाय 1 कंपेयर करते हैं। B को A से कंपेयर कर चुके हैं, तो B और A का कंपैरिजन दोबारा नहीं करेंगे, B को C से कंपेयर करेंगे एज फर्स्ट ऑप्शन। तो बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग जो B का कॉलम है और वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग जो C की रो है, इनका इंटरसेक्शन जो सेल है वो बेसिकली B एंड D का कंपैरिजन इंडिकेट कर रहा है। B और C के रोज़ को अगर देखें तो आउटपुट दोनों के केस में यहाँ पर 0 0 ही बनती है, यहाँ पर भी 0 0 ही बनती है। तो हम नेक्स्ट स्टेट देखने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि आउटपुट सेम आ रही हैं जब इन दो स्टेट्स का आपस में कंपैरिजन किया है। तो अगर हम B और C को देख रहे हैं तो फर्दर देखें, B और C के सेट्स में C और A का पेयर बनता है नेक्स्ट स्टेट्स का, फॉर इनपुट इज़ इक्वल टू 0 और फॉर इनपुट इज़ इक्वल टू 1 D एंड D का पेयर बनता है। तो D एंड D सेम वैल्यू आ रही है नेक्स्ट स्टेट, इन दोनों से ट्रांजिशन x इज इक्वल टू 1 होने की सूरत में सेम स्टेट पर ट्रांजिशन हो रही है। तो यहाँ पर इक्वलेंस है, तो हम फ़िलहाल इसको इंडिकेट नहीं करेंगे, C और A का जो पेयर है उसको इंडिकेट कर लेंगे। और इसी तरीके से B को जब D से कंपेयर किया जाएगा तो वहाँ पर आउटपुट्स डिफरेंट हैं, तो हम इस सेल को क्रॉस कर सकते हैं।
बी को जब ई के रो के साथ कंपेयर किया जाएगा तो आउटपुट्स डिफरेंट हैं। बी और ई को कंपेयर किया तो 1 एंड 0 आउटपुट्स हैं। तो डिफरेंट होने की सूरत में हमने इस सेल को क्रॉस कर लिया है। फर्दर इसी तरह से आगे हम चलते रहेंगे। बी स्टेट प्रेजेंट स्टेट जो कि सेकंड रो है स्टेट ट्रांजिशन टेबल के अंदर, उसको कंपेयर एफ़ के साथ किया जाए जो कि सेकंड लास्ट रो है स्टेट ट्रांजिशन टेबल के अंदर। तो बी और एफ़ के कंपैरिजन को अगर देखा जाए तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट्स डिफरेंट आती हैं, आउटपुट्स डिफरेंट आती हैं। सॉरी, आउटपुट डिफरेंट आने की सूरत में हम नेक्स्ट स्टेट्स देखने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो हम इस सेल को भी क्रॉस कर सकते हैं। और बी और जी की सूरत में भी आउटपुट्स डिफरेंट हैं तो हम उनको भी क्रॉस कर सकते हैं। अब हम स्टेट बी को भी बाकी तमाम स्टेट्स के साथ कंपेयर कर चुके हैं, तो हम स्टेट सी का कंपैरिजन बाकी सारी स्टेट्स के साथ करते हैं। तो सबसे पहले स्टेट सी को स्टेट डी से कंपेयर किया जाए। स्टेट सी और स्टेट डी को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास आउटपुट्स डिफरेंट आती हैं। 0 एंड 1 आउटपुट डिफरेंट है तो हम इस सेल को भी क्रॉस कर लेंगे। सी को अगर ई के साथ कंपेयर किया जाए, सी को अगर हम ई से कंपेयर करें तो सी और ई के आउटपुट्स भी डिफरेंट हैं, तो हम इस सेल को भी क्रॉस कर सकते हैं। इसी तरीके से सी एंड एफ़ का कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पर भी आउटपुट्स डिफरेंट हैं। सी की रो को जी की रो के साथ कंपेयर किया जाए स्टेट ट्रांजिशन टेबल के अंदर तो आउटपुट्स जो हैं वो डिफरेंट बनती हैं, तो हम सी और जी का जो सेल है उसको भी क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम पर मूव करते हैं जो कि डी का कॉलम है। अब हम सी की कंपैरिजन कर चुके हैं तमाम बाकी स्टेट्स के साथ, तो हम स्टेट डी का कंपैरिजन बाकी तमाम स्टेट्स के साथ करते हैं। सबसे पहले स्टेट डी को स्टेट ई से कंपेयर किया जाए। डी इस कॉलम से रिप्रेजेंटेड है और ई इस रो से रिप्रेजेंटेड है, तो डी और ए का कंपैरिजन के दौरान हम देखेंगे सबसे पहले आउटपुट, तो आउटपुट सेम बनती है 0 0 एंड 1 1। सेम आउटपुट होने की सूरत में हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे और हम नेक्स्ट स्टेट्स देखेंगे, नेक्स्ट पेयर ऑफ स्टेट्स देखेंगे फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ इनपुट। मसलन यहाँ पर जो हमारे पास सेट्स बनते हैं वो ई ए बनता है, तो हम ई ए या ए ई को इंडिकेट कर लेंगे। दूसरा जो पेयर बनता है वो एफ एफ है, तो चूँकि ये सेम स्टेट है, डी और ई से ट्रांजिशन इनपुट 1 आने की सूरत में एफ़ पर ही होती है दोनों स्टेट से, तो इसलिए हम उसको इंडिकेट नहीं कर रहे क्योंकि वो ऑलरेडी इक्विवेलेंट स्टेट है या सेम स्टेट है एग्जैक्टली। डी और एफ़ का अगर कंपैरिजन किया जाए, डी एंड एफ़ को कंपेयर किया जाए, डी को अगर एफ़ से कंपेयर करें तो हमारे पास आउटपुट सेम है, दोनों सूरतों में 0 1 0 1 का सेट बनता है। तो अब हम इनकी नेक्स्ट स्टेट्स देखेंगे, तो जो हमारे पास पेयर बनता है वो ई एंड जी है और एफ़ एंड एफ़ है। एफ़ एंड एफ़ दोनों एफ़ हैं, सेम स्टेट है, इक्वल हैं, तो एफ़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम ई और जी दो डिफरेंट स्टेट्स हैं तो उनकी इक्वलेंस है या नहीं है उसको एनालाइज करने में इंटरेस्टेड हैं। एफ़ ऑलरेडी दोनों इक्वल ही हैं इसलिए हम उनको नहीं लिखेंगे। ई और जी डिफरेंट स्टेट्स हैं तो उनकी इक्वलेंस स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ई एंड जी का जो पेयर है उसको इंडिकेट करेंगे। यहाँ इस सेल से हम डी और जी का कंपैरिजन कंडक्ट करेंगे। तो डी की रो को लास्ट रो जो कि जी स्टेट की रो है उसके साथ अगर कंपेयर करें तो सेम आउटपुट बनती है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर परसू करेंगे। जो फर्स्ट पेयर बनता है डी और जी के कंपैरिजन से वो ई ए है और जो सेकंड पेयर बनता है वो एफ एफ है। एफ एफ बीइंग सेम स्टेट हम एफ एफ को इग्नोर कर लेंगे और ई एंड जी को ए एंड ई को इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसको ए डैश ई लिखा जाए या ई डैश ए लिखा जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं कि आया ये इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं कि नहीं हैं, वो अल्टीमेटली हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। और इसी तरीके से जब ई को स्टेट एफ से कंपेयर किया जाए, हम ई का जो रो है उसको एफ़ की रो से कंपेयर करें, इन दोनों एडजेसेंट रोज़ को कंपेयर करें तो आउटपुट सेम आती है।
तो हमें कंपैरिजन करना चाहिए। फर्स्ट जो इनपुट की वैल्यू बनती है 0, उस पर जो पेयर मिल रहा है हमें वो A डैश जी है, तो हम A डैश जी इंडिकेट कर सकते हैं। और सेकंड जो पेयर बनता है x इज इक्वल टू 1 इनपुट आने की सूरत में, वो f ही है, सेम स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट सेम आती है। तो इनकी इक्वलेंस ऑलरेडी है, इसको हम फाइंड आउट करना का फ़ायदा नहीं है, हमें पता है कि f के इक्वल ही है, तो उसको हम इंडिकेट नहीं कर रहे। आउटपुट सेम होने की सूरत में हम कंपैरिजन कर रहे हैं ई स्टेट का जी स्टेट के साथ, और ये कंपैरिजन सेल से इंडिकेट कर रहे हैं। तो हम ई एंड जी का कंपैरिजन जब कंडक्ट कर रहे हैं तो इस ख़ास केस के अंदर आउटपुट्स हमारे पास 1 एंड 1 ही आती है, सेम आउटपुट्स हैं, 0 आउटपुट्स हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेट देखने में इंटरेस्टेड होंगे कि स्टेट्स एक इक्वलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 की सूरत में स्टेट ए में भी नेक्स्ट स्टेट ए ही आती है, स्टेट ई से ही ए पर ट्रांजिशन है, और स्टेट जी से भी ट्रांजिशन ए पर ही है। तो ये दोनों सेम हैं, तो ये इंटरेस्टिंग केस है। हम अगर इनपुट 1 आने की सूरत में देखें तो भी जो नेक्स्ट स्टेट्स बनती हैं वो सेम ही बनती हैं। तो ए डैश ए का जो पेयर है उसमें दोनों सेम स्टेट्स हैं, तो वो ऑलरेडी सेम स्टेट्स इक्वल स्टेट्स हैं। एफ़ और एफ़ दूसरी इनपुट के केस में भी वही स्टेट्स आ रही हैं। तो ऐसे सेल्स को ही को हम फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं जिनमें इक्वलेंसी होल्ड करती है, और हम उनकी मदद से फिर स्टेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमें एक ऐसा सेल मिला है जहाँ पर आउटपुट्स भी सेम हैं, और पेयर ऑफ नेक्स्ट स्टेट्स फॉर द केस ऑफ इनपुट 0 एंड 1 सेम ही बनते हैं दोनों पेयर्स। तो इसलिए हमने इस सेल को एक टिक मार्क से इंडिकेट किया है। कंपैरिजन आगे कंटिन्यू करें तो हमारा स्टेट एफ़ और स्टेट जी का कंपैरिजन रहता है। हम ई का कंपैरिजन कर चुके हैं सारी स्टेट्स के साथ। अगर एफ़ एंड जी को कंपेयर किया जाए तो आउटपुट सेम बनती है। आउटपुट सेम आने की सूरत में हम नेक्स्ट स्टेट देखेंगे तो इनपुट x इज इक्वल टू 0 की सूरत में जी एंड ए का पेयर बनता है। तो जी एंड ए या ए एंड जी का पेयर हमने लिखा, और सेकंड पेयर में दोनों स्टेट्स एग्जैक्टली सेम हैं। तो किसी स्टेट का अपने साथ ही हम इक्वलेंस देखने में या एनालाइज करने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेम स्टेट्स हैं। तो इस तरीके से हम इस सारे टेबल को फिल कर सकते हैं। वंस ये टेबल फिल कर लिया तो फिर हम उसके बाद 1 बाय 1 सारे सेल्स जो हमने फिल किए हैं एक आइटरेटिव प्रोसेस की तरह हम दोबारा से उनको देख सकते हैं। मसलन सबसे पहला हमने जो सेल फिल किया है वो कंपैरिजन ऑफ स्टेट ए विद स्टेट बी है। यहाँ पर दो पेयर्स हैं, ए डैश सी का पेयर है और सेकंड पेयर जो है वो बी डैश डी का पेयर है। तो अब हम देखेंगे कि इन पेयर्स का जो इंटरसेक्शन सेल है क्या वो क्रॉस्ड आउट सेल है। अगर वो क्रॉस्ड आउट सेल है तो यहाँ पर भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वलेंसी होल्ड नहीं कर सकती। मसलन ए डैश सी को एनालाइज करने के लिए जो ए का कॉलम है वो ये है फर्स्ट कॉलम, और जो सी का कॉलम है रो है वो ये रो है। इनका इंटरसेक्शन देखा जाए तो बी डैश डी बनता है। तो यहाँ पर क्रॉस नहीं है बल्कि कोई वैल्यू है, इसलिए हमें फर्दर इक्वलेंसी को उसके स्कोप को एक्सप्लोर करना चाहिए। सेकंड पेयर को देखें तो बी एंड डी का पेयर है। तो अगर हम बी के कॉलम को डी की रो से कंपेयर करें तो इंटरसेक्शन जो बनता है वहाँ उस इंटरसेक्शन को हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। चूँकि यहाँ पर जो पेयर्स थे उनमें से एक पेयर ऐसा है जहाँ पर कोई इक्वलेंसी होल्ड नहीं कर सकती। ये टेबल के सेल्स हमें बता रहे हैं कि आया इक्वलेंसी होल्ड करने का कोई स्कोप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसमें जो क्रॉस्ड सेल्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई स्कोप एग्जिस्ट नहीं करता या कोई स्कोप नहीं है। तो यहाँ पर बी एंड डी का जो पेयर था हमने डी और बी के जो आपस में ट्रांजिशन या इक्वलेंसी का हमने जो सेल फिल आउट किया है वहाँ पर हमने देखा था कि कोई स्कोप एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए
चूँकि ये एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट बी एंड ए की भी इक्विवेलेंसी होल्ड नहीं कर सकती, तो हम इसको भी क्रॉस कर लेते हैं। तो हम इस तरीके से जहाँ पर वैल्यूज़ जिन सेल्स में लिखी थी उनको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर कोई मज़ीद सेल्स भी कंपैरिजन में से रिड्यूस किए जा सकते हैं, एलिमिनेट किए जा सकते हैं, तो हम उनको रिड्यूस करेंगे। हम अगर नेक्स्ट सेल को देखें जो कि सी एंड ए का इंटरसेक्शन सेल है, स्टेट सी एंड स्टेट सी का स्टेट ए एंड स्टेट सी का इंटरसेक्शन सेल, वहाँ पर जो पेयर गिवन है वो बी डैश डी है, बी एंड डी का पेयर है। बी एंड डी की इक्विवेलेंसी देखने के लिए हम बी एंड डी के रोज़ एंड कॉलम्स को देखते हैं। तो बी का कॉलम ये है और डी की रो हमारे पास ये इंडिकेटेड है। तो इनका जो बी एंड डी का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ऑलरेडी क्रॉस्ड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इक्विवेलेंसी होल्ड नहीं कर सकती इन दो स्टेट्स के दरमियान बी एंड डी की। तो यहाँ पर सी से नेक्स्ट स्टेट बी एंड डी आ रही थी, तो यहाँ पर भी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, तो हम इसको भी क्रॉस कर सकते हैं। फर्दर थर्ड सेल को देखें जहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, तो ये सी एंड बी का कंपैरिजन है और नेक्स्ट स्टेट का जो पेयर बनता है वो ए डैश सी है। यहाँ पर भी अगर हम देखें ए डैश सी, ए और सी के सेल्स को, तो बेसिकली ए एंड सी के सेल्स को, तो हम उसको क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको भी क्रॉस कर लेंगे। ए एंड ई के कंपैरिजन करें तो ए एंड ई की इंटरसेक्शन पर भी क्रॉस है, तो हम इस सेल को भी एलिमिनेट कर लेंगे। ई एंड जी जो कि डी एंड एफ के कंपैरिजन में पेयर बनता था, तो वहाँ पर अगर ई एंड जी को एनालाइज किया जाए तो ई का कॉलम सेकंड लास्ट कॉलम है और जी की रो लास्ट रो है, तो वहाँ पर क्रॉस्ड आउट नहीं है। तो यहाँ पर स्कोप है इक्विवेलेंसी देखने का। तो जब हमने डी एंड एफ की कंपैरिजन के वक्त देखा तो इस सेल के अंदर स्कोप एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेयर गिवन है ई जी का, ई जी पर कोई क्रॉस हमने नहीं लगाया। तो हम अगले यहाँ पर स्कोप एग्जिस्ट करता है। हम नेक्स्ट स्टेट को देखते हैं, नेक्स्ट सेल को देखते हैं। नेक्स्ट सेल जो है वो डी का कॉलम और जी की रो को कंपैरिजन कर रहा है, और यहाँ पर वैल्यू जो पेयर गिवन है वो ए ई का है। ए इस कॉलम से इंडिकेटेड है और ई इस रो से इंडिकेटेड है। इनके इंटरसेक्शन सेल के ऊपर क्रॉस हम लगा चुके हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम इस सेल को भी क्रॉस कर सकते हैं। जो बाकी सेल रहते हैं वो ई और एफ के कंपैरिजन वाला सेल था, जिसमें वैल्यू जो पेयर गिवन है वो ए डैश जी है। ए और जी को अगर देखा जाए तो ए फर्स्ट कॉलम से रिप्रेजेंटेड है और जी लास्ट रो से रिप्रेजेंटेड है, और इनके इंटरसेक्शन सेल पर हम एक क्रॉस लगा चुके हैं, लिहाजा यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है हम इक्विवेलेंसी मज़ीद देख सकें। इसी तरीके से सिर्फ एक सेल रह गया है जो कि लास्ट सेल था, जो कि एफ़ स्टेट और जी स्टेट का कंपैरिजन बता रहा है, और इन स्टेट्स से जो नेक्स्ट स्टेट का केस डिटरमाइन हो रहा है वो ए और जी का पेयर है। ए और जी को अगर हम देखें कि हम ऑलरेडी उसको अपनी पॉसिबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंस की लिस्ट से इग्नोर तो नहीं कर चुके, एलिमिनेट तो नहीं कर चुके, तो ए फर्स्ट कॉलम से रिप्रेजेंटेड है, जी जो है फर्स्ट लास्ट रो से रिप्रेजेंटेड है। इनकी इंटरसेक्शन के ऊपर हम ऑलरेडी क्रॉस लगा चुके हैं, तो हम यहाँ पर भी क्रॉस लगा लेंगे। तो ये आइटरेटिव प्रोसेस है। अगर इस सारी चीज़ के दौरान अगर किसी नई जगह पर क्रॉस लगा होता तो हम फिर आइटरेटिवली उसको भी दोबारा से एनालाइज करते। तो यहाँ इस केस में हम यहाँ पर कंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि हमने दो स्टेट्स डिटरमाइन या दो पॉसिबिलिटीज़, दो स्टेट्स की इक्विवेलेंसीज़ की पॉसिबिलिटीज़ डिटरमाइन कर ली हैं। तो दो सेल्स ऐसे हैं जहाँ पर टिक इंडिकेट हुआ है इस सारे आइटरेटिव प्रोसेस के बाद। इस ख़ास एग्जांपल में फर्स्ट सेल जो है वो एफ़ की रो और डी की कॉलम की इंटरसेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। एफ़ और डी आपस में इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं। सेकंड इंटरसेक्शन या जो इक्विवेलेंट स्टेट हमें मिली हैं वो ई के कॉलम और जी की रो की इंटरसेक्शन पर हैं।
तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जी और ई जो हैं वो इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं। तो इनको हम यूज़ करके रिड्यूस्ड स्टेट्स का एक स्टेट टेबल और स्टेट फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। मसलन देखते हैं आगे चल के कि हमारे पास ये दो इंटरेस्टिंग इक्वालिटीज़ या इक्विवेलेंस स्टेट्स हमें मिली हैं, जी और ई और एफ और डी। तो इसमें फर्स्ट इक्वलेंसी को पहले देखते हैं जो कि जी इज़ इक्वल टू ई है। इसको यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग वेरिएबल्स नहीं है, ये एक थोड़ा सा सिंपलर केस है। बहरहाल अगर लेट्स से यहाँ पर कोई तीसरी कंडीशन भी आती जहाँ पर जी ही यूज़ हो रहा होता, मसलन ए इज़ इक्वल टू जी, तो ए भी जी के अगर इक्वल है और जी ई की इक्वल है तो हम कह सकते हैं ए जो है वो जी और ई दोनों की इक्वल है। तो बहरहाल हम उसको कंबाइन करके भी इकट्ठा देख सकते थे। हम यहाँ पर स्टेप वाइज ही देखते हैं। जी इज़ इक्वल टू ए ई की फ़र्स्ट हमने इक्वलेंसी डिटरमाइन की है। तो स्टेट ट्रांजिशन टेबल के अंदर जहाँ जहाँ पर जी है उसको रिप्लेस किया जा सकता है, उसको इंडिकेट करके। जैसे यहाँ पर दो ऐसे सेल्स हैं जहाँ पर जी है, इनको रिप्लेस करके ई लिखा जा सकता है। हमने जी को ई से इसलिए रिप्लेस किया है क्योंकि ई ऑर्डर में पहले आता है और जी ऑर्डर में हायर ऑर्डर पर है, तो इसलिए हमने जी को रिप्लेस किया है ताकि हम बाद वाली स्टेट को एलिमिनेट कर सकें। उसके बाद वंस रिप्लेस कर लें तो अगर रिप्लेस करने के बाद कोई ऐसी स्टेट्स हैं जो एग्जैक्टली ऐसे रोज़ हैं जो एग्जैक्टली सेम रोज़ बनती हों, तो हम उनमें से किसी एक रो को चूँकि वो रिडेंडेंट स्टेट्स हैं को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सेम एग्जैक्टली रोज़ हैं, तो उनमें से किसी एक को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो जब जी इज़ इक्वल टू ई की वजह से जी को रिप्लेस करके ई किया था, तो हमारे पास ये दो सेल्स, ये दो रोज़ ऐसी बनती हैं जहाँ पर एग्जैक्टली बेसिकली ये दोनों रोज़ एग्जैक्टली सेम हैं। तो हम इनमें से लेट्स से लास्ट वाली रो को इंडिकेट करके उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट इक्वलेंसी को अप्लाई कर दिया और स्टेट्स जो हैं वो 6 पर रिड्यूस होकर आ गई हैं। एफ इज़ इक्वल टू डी डिटरमाइन हुआ था, तो हम एफ इज़ इक्वल टू डी को भी एफ़ को डी से रिप्लेस करते हैं। तो इस टेबल के अंदर हम एफ़ अगर इंडिकेट कर लें तो हम उनको रिप्लेस करके डी लिख सकते हैं। वंस रिप्लेस कर लें तो फिर हम कोई रिडेंडेंट रोज़ को इंडिकेट करेंगे। कोई अगर सेम रो एक से ज़्यादा मरतबा आ रही है तो इसको इंडिकेट करने के बाद उनमें से किसी एक को ख़त्म किया जा सकता है। तो जितनी भी स्टेट्स इक्विवेलेंट कंडीशन जितनी भी हम यहाँ से प्रोसेस से आइडेंटिफाई करेंगे, उन सब को वन बाय वन अप्लाई करके या उनको कंबाइन करके अप्लाई करके हम रिड्यूस्ड स्टेट टेबल बना सकते हैं। तो मेथड 2 के थ्रू भी हम उसी रिड्यूस टेबल को हमने फाइंड किया है जहाँ पर 5 स्टेट्स हैं। एग्जैक्टली ये वही स्टेट फ्लो डायग्राम है और ये वही स्टेट ट्रांजिशन टेबल है जो हमने मेथड 1 के थ्रू फाइंड किया था। तो यहाँ पर कंक्लूड होता है स्टेट रिडक्शन का पार्ट। हम स्टेट्स को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमने एक ख़ास एग्जांपल को लेकर के दो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू स्टेट्स को रिड्यूस किया है। मेथड 1 जो है वो सिंपलर है और वही आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है और उसी को ही ज़्यादा डिस्कस किया है, उसी को आसान है मैनुअली उसको सॉल्व करना। तो आप ज़्यादा अपना प्राइम फोकस उसी पर रखिए। मेथड 2 जो है वो भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन चूँकि वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है तो जस्ट एक एज एडिशनल टॉपिक और इंटरेस्टिंग वे ऑफ रिड्यूसिंग स्टेट्स मैंने उसको डिस्कस किया है। अगर आप उसको फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। बहरहाल चूँकि टेक्स्ट बुक में नहीं है तो वो शायद मेथड 2 जो है वो कोर्स का पार्ट एज सच नहीं होगा। बहरहाल आपको जो मेथड अपील करता है आप उसको यूज़ करके स्टेट रिडक्शंस कर सकते हैं। दोनों मेथड्स का जो अल्टीमेट एंड रिज़ल्ट आता है स्टेट रिडक्शंस का वो सेम ही आएगा। दोनों मेथड्स तमाम पॉसिबिलिटीज़ आइटरेटिव फैशन के अंदर इक्विवेलेंट स्टेट्स की आइडेंटिफाई करके दो मुख्तलिफ अंदाज में परसू करके लेकिन जो एंड ऑप्टिमाइज्ड सिनेरियो बनता है स्टेट मशीन का वो दोनों अप्रोचेस से सेम ही आएगा। आज के लेक्चर का जो
सेकंड पार्ट है वो स्टेट असाइनमेंट है। तो वंस आप किसी स्टेट मशीन की ऑप्टिमाइजेशन कर लें या आपके पास कोई ऑप्टिमाइज स्टेट मशीन है, आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हम स्टेट्स को ए बी सी डी लेबल्स के बजाय कोई बाइनरी कोड्स असाइन कर सकते हैं। तो बाइनरी कोड्स आप जब असाइन कर लेंगे तो वो डिज़ाइनिंग के वक्त आपको फ़ायदा देंगे। मसलन यहाँ पर 4 स्टेट्स थी ए से लेकर के डी तक, तो चूँकि 4 स्टेट्स हैं तो वो दो ए एंड बी, दो फ्लिप फ्लॉप की मदद से 4 स्टेट्स रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, 0 से लेकर के 1 तक के कम्बिनेशन। तो हम हर स्टेट को कोई बाइनरी कोड असाइन कर लेंगे, यूनिक बाइनरी कोड, और हम स्टेट ए को मसलन रिप्लेस करके 0 लिख सकते हैं, और ये दो अलग फ्लिप फ्लॉप्स में स्टोर होंगे। और जब 0 स्टोर्ड है दो फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर, ए एंड बी फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर, तो वो स्टेट ए को रिप्रेजेंट करेगा, और जब 10 स्टोर्ड है मसलन तो वो स्टेट सी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एज सिंपल कि आप स्टेट्स को ऐसे असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 के ऑर्डर में ही नंबर ऑफ़ स्टेट्स थी, 4 स्टेट्स थी जो कि 2⁻² से हम ऑब्टेन कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 बिट का कोड पर स्टेट बना है। मसलन 5 स्टेट्स होती तो हम 3 बिट का कोड लिखते फॉर एवरी स्टेट, और हमारे पास कुछ ऐसे बाइनरी कोड्स रह जाते जिनसे कोई भी स्टेट रिप्रेजेंट ना हो रही होती। तो उस तरह के सिनेरियोज़ में जो लेफ़्ट आउट कोड्स हैं उनको हम एज डोंट केयर कंडीशन सर्किट डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, और वो डोंट केयर कंडीशन आपने अच्छे तरीके से पढ़ी है कि वो एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज़ करने में आपको फ़ायदा देती है। आप डोंट केयर कंडीशंस को एज़ 1 या एज़ 0 जहाँ पर जो केस एडवांटेजेस हो, आप उस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर m स्टेट्स हैं तो 2⁻n से आप m या उससे ज़्यादा स्टेट्स को अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मसलन एक और एग्जांपल अगर देखें, ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेट मशीन है। यहाँ पर स्टेट्स के जो लेबल्स हैं वो S0 से लेकर के S6 तक के केसेस को S5 तक, जो कि टोटल 6 केसेस 6 स्टेट्स बनती हैं, लिखी गई हैं। तो हम S0 से S6 तक के कोड्स को अगर देखें तो हमें 3 बिट का कोड रिक्वायर्ड है 6 यूनिक स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 3 बिट की कोड की जो टोटल कैपेसिटी है वो 8 कोड्स की है। हम 3 बिट्स पर 8 कोड्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें से हम सारे कोड्स को यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे, जो बाकी कोड रह जाएंगे वो सर्किट डिज़ाइनिंग में आप एज डोंट केयर कंडीशन उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो सिंपली स्टेट्स को हम कोई बाइनरी कोड असाइन कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप कन्वेंशनल जो टिपिकल मेथड है बाइनरी कोड्स, जो कि एक सीक्वेंस में या ऑर्डर फ्रॉम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कोड्स असाइन करें। आप ग्रे कोड्स को यूज़ कर सकते हैं या कोई और कोडिंग मैकेनिज़्म यूज़ करके स्टेट्स को कोड्स असाइन कर सकते हैं। मसलन ग्रे कोड्स असाइन करने में हमें ये एडवांटेज होगा कि अगर स्टेट मशीन ऐसी है कि वो स्टेट्स की ट्रांजिशन इंक्रीमेंटल फैशन में कर रही है, मसलन स्टेट S0 से S1 पर ही ट्रांजिशन होती है, S1 से S2 पर ही ट्रांजिशन होती है, तो फिर अगर ग्रे कोड्स असाइन कर दिए जाएंगे तो 2 कंसेक्टिव स्टेट्स ऐसे 2 कोड से रिप्रेजेंट होंगे जिनमें जस्ट 1 बिट ट्रांजिशन है। तो अगर स्टेट ट्रांजिशन होती है तो कॉम्प्लिकेटेड स्टेट मशीन्स के केस में अगर स्टेट लेट्स से पर स्टेट 10 बिट से रिप्रेजेंटेड है, स्टेट ट्रांजिशन होने की सूरत में अगर 1 बिट ही चेंज हो, चूँकि ग्रे कोड जो इंश्योर करते हैं कि 2 कंसेक्टिव बिट्स जो हैं, जो कोड्स हैं 2 कंसेक्टिव, उनमें जो ट्रांजिशन है इन बिट्स वो जस्ट कोई 1 बिट ही ट्रांसफॉर्म होता है, तो हम अपनी पावर सेव करेंगे। अब आपके पास जो फ्लिप फ्लॉप्स लगे हैं, हर फ्लिप फ्लॉप इन कोड्स में से 1 बिट डेटा को स्टोर कर रहा है, तो सारे बिट्स को अगर चेंज हम नहीं कर रहे, किसी एक बिट को ही ट्रांसफॉर्म करना है, तो किसी एक फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू ही चेंज करनी होगी, तो हमें कम एनर्जी कंज्यूम करनी होगी इस प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए। तो ग्रे कोड्स उस तरह की स्टेट मशीन्स में आपको फ़ायदा देते हैं जहाँ पर ट्रांजिशन जो है
वो कंसेक्टिव या इंक्रीमेंटल ए से बी, बी से सी, सी से डी और इस तरह ऑर्डर के अंदर या काउंटर्स, फॉर एग्जांपल काउंटर्स की एग्जांपल ले लीजिए, जो जहाँ पर आप काउंट करें, आपकी आउटपुट सर्किट की काउंट कर रही हो, पर क्लॉक साइकिल उसमें इंक्रीमेंट हो रहा हो, तो आप ए से बी पर ही ट्रांजिशन करेंगे और बी से सी पर ही। तो ऐसी स्टेट मशीन्स में आप को ग्रे कोड फ़ायदा देगा, ग्रे कोड से अगर आप स्टेट्स असाइन की जाएँ। इसी तरीके से स्टेट असाइनमेंट ऐसी भी हो सकती है, मसलन वन हॉट के आपके पास मल्टीपल अगर स्टेट्स हैं, आपके पास एक ए से लेकर ई तक स्टेट्स हैं, तो हम यहाँ पर 5 बिट का कोड पर स्टेट अगर असाइन कर लें, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर 1 होने का मतलब है कि आप पहली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन सारे बिट्स में से एक वक्त में किसी एक पर ही लॉजिक हाई हो सकती है,